हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं बायोलॉजी का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बच्चों पिछले 2011 से 2023 तक के सभी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखें, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों के मिस ना हो और सारे क्वेश्चन आप लोगों को एक बार में ही याद हो जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है बच्चों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वपोषी पोषण किसे कहा जाता है। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहा जाता है। उदाहरण में हरे पौधे। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो हरे पौधे को क्या आवश्यक हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा हुआ है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कौन करता है। तो हरे पौधे अपना खाना बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। कहाँ से बाहर निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जल से। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा में लिखा हुआ है बच्चों, रंध्रों का खुलना तथा बंद होना निर्भर है। सबसे पहले जानते हैं कि रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो हरे पौधे आप लोगों ने देखे होंगे, उसकी पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है। इसी के द्वारा वे अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया को करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण पर रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। है मैग्नीशियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन बच्चों इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। मैग्नीशियम हरे पत्तेदार सब्जियों में होता है। और पत्तियों में क्या रहता है। तो हरे पत्तेदार सब्जियों में क्लोरोफिल रहता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्लोरोफिल में। इस आंसर को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, निम्नांकित में कौन परजीवी हैं। इसमें 4 जीव के नाम लिखे हैं और हमसे पूछ रहा है निम्नांकित में कौन परजीवी है। सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों परजीवी किसे कहा जाता है। वैसे जीव जो अपना भोजन को दूसरे जीवों से बिना मारे उनसे प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2, प्लाज्मोडियम। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि अमीबा का आकृति कैसा होता है। तो आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा कि अमीबा का कोई आकृति नहीं होता है। टेढ़ा मेढ़ा फिगर बना दो, ये कहला जाएगा अमीबा। अमीबा में ये मैंने बनाया अमीबा, इसके अंदर में होता है खाद्यधानी जिसे बोला जाता है खाद्यधानी। और अमीबा अपने भोजन को किस अंग द्वारा प्राप्त करती है। तो अमीबा जो है वो अपने भोजन को कूटपाद के द्वारा प्राप्त करती है। जैसे ये रहा भोजन और अपने आकृति को चेंज कर लेती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अमीबा अपना भोजन किस अंग द्वारा प्राप्त करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूटपाद। क्या हो जाएगा। कूटपाद। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि अमीबा की आकृति कैसी होती है, तो अमीबा की कोई आकृति नहीं होती है। अमीबा अपना भोजन का पाचन किस अंग में करता है। तो अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्यधानी में करता है। कहाँ करता है। खाद्यधानी। क्वेश्चन हम लोगों से पूछा था अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा जो है अपने पोषण को डायरेक्ट ठोस या तरल रूप में ग्रहण करती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, प्राणी संभोजी।
प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी में क्या होता है? तो वैसे जीव जो अपने भोजन को ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संभोजी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्राणी संभोजी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ बच्चों, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करती है? अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा है कि अमीबा की आकृति को, ये रहा अमीबा की आकृति। अमीबा अपने भोजन को खाद्यधानी में जाकर बंद कर देती है और वहां उसका पाचन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खाद्य रिक्तिका में। कहां पर? तो खाद्य रिक्तिका में। इस आंसर को भी ध्यान में रखिएगा बच्चों। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, पेप्सिन। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को जान लेते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा रहता कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका संकेत होता है HCl। ये अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है और भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्सिन। और अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम लोगों ने देखा है HCl। ये HCl अम्ल क्या करता है? तो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ बच्चों, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? सबसे पहले जान लेते हैं कि वसा का पाचन कहाँ होता है। वसा का पाचन आहार नाल की क्षुद्रांत में होता है। कहाँ होता है? आहार नाल की क्षुद्रांत। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत में। लेकिन हम लोगों से क्वेश्चन पूछा था वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, लाइपेज। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। ये क्या करता है? तो ये वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लाइपेज। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ बच्चों, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। सबसे पहले भोजन जटिल रूप में रहता है। पाचक एंजाइम इन जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणु में टुकड़ा में तोड़ देते हैं। उसके बाद भोजन छोटी आंत द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छोटी आंत। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ये सारे क्वेश्चन बच्चों इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ बच्चों, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, वृक्क। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को वृक्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ बच्चों, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी? तो 3 जोड़ी। ये भी क्वेश्चन बच्चों इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। अगर ये क्वेश्चन दिया रहता कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर 1, जाइलम। जाइलम
जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करता है और फ्लोएम जो है वो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, ज से जल, ज से जाइलम, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। भोजन फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को तुरंत देखा है कि हमें अमाशय में लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? लाइपेज, जो कि वसा का पाचन करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाइपेज एंजाइम। और हम लोगों ने देखा है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है और भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन में 15 में लिखा हुआ है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बच्चों इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? तो टाइलिन। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 15 नंबर को हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ बच्चों, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पायरुवेट क्या होता है। तो 6 कार्बन अणु का ग्लूकोज के 3 कार्बन अणु में विखंडन है, जिसे पायरुवेट कहते हैं। पायरुवेट क्या होता है? तो 6 कार्बन अणु का ग्लूकोज के 3 कार्बन अणु में विखंडन है, जिसे हम लोग पायरुवेट कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? जाइलम। ज से जल और ज से जाइलम, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछ लेता कि भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, भोजन किसका, तो भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ बच्चों, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है बच्चों, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, CO2। कौन सी गैस? तो CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, प्लाज्मा। रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अगर आप लोगों से पूछ लेता कि प्लाज्मा के क्या कार्य हैं, प्लाज्मा के क्या कार्य हैं, इसके क्या कार्य हैं, तो इसका हो जाता सही आंसर, ये घुले रूप में भोजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। प्लाज्मा क्या कार्य करता है? तो प्लाज्मा शरीर में घुले रूप में भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन कार्य करता है, इसलिए इसका कार्य को भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं।
अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 को बताने से पहले बच्चों मैं बता दूं कि अगर आप लोगों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पकड़ अच्छी रहेगी तो आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसलिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा जिससे कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों के मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ बच्चों, मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या है। मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3। मछली के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में 2 आलिंद होते हैं। 2 आलिंद क्या होते हैं? तो 2 आलिंद होते हैं और होते हैं 2 नीलय। 2 नीलय। तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल हो गए 4। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ बच्चों, मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब है कितना होता है लगभग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 120 mmHg। इसको ध्यान में रखिएगा 120 mmHg। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 24। क्वेश्चन में 24 में लिखा हुआ बच्चों, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अमाशय में। जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। अगर आप लोगों से पूछता कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? तो ये भोजन में अम्लीय माध्यम उत्पन्न करती है और भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करती है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ बच्चों, नेफ्रॉन किस क्रिया से संबंधित है। नेफ्रॉन किस क्रिया से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्सर्जन। नेफ्रॉन उत्सर्जन क्रिया से संबंधित है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? इसको आप लोगों ने पाठ में भी पढ़ा होगा कि शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ बच्चों, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है या किसे कहते हैं। तो तंत्रिका, तंत्रिका, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु और मस्तिष्क, मस्तिष्क के सम्मिलित रूप को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो ये प्रतिवर्ती चाप जो हैं वो मेडुला में बनते हैं। कहाँ पर? मस्तिष्क के मेडुला भाग में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ बच्चों, रैनवियर्स गांठ कहाँ पाई जाती है। रैनवियर्स गांठ कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 न्यूरॉन में। रैनवियर्स गांठ न्यूरॉन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ बच्चों, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन, शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं। तो मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है अग्र मस्तिष्क, सेकेंड नंबर पे होता है मध्य मस्तिष्क और थर्ड नंबर पे होता है पश्चिम मस्तिष्क, जिसे हम लोग अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। और अनुमस्तिष्क का कार्य होता है शरीर की संतुलन और स्थिति को बनाए रखना। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम मस्तिष्क, जिसे हम लोग अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। अग्र मस्तिष्क का क्या कार्य है? तो हम लोगों का तर्क शक्ति, विचार और स्मरण शक्ति का ज्ञान अग्र मस्तिष्क के द्वारा लगाया जाता है।
इसलिए इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है बच्चों, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दें जो वृद्धि को बढ़ाता है। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दें जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो पौधों में दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, एक होता है ऑक्सीन, एक होता है ऑक्सीन और एक होता है जिब्रेलिन। कौन होता है? तो जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। तो क्वेश्चन में पूछा था कि एक पादप हार्मोन का उदाहरण दें जो वृद्धि को बढ़ाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जिब्रेलिन, जो कि पौधों के तने के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। तने और जड़ के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। कौन? जिब्रेलिन, जो कि वृद्धि को बढ़ाता है, इसलिए इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ बच्चों, यौनारंभ से संबंधित एक हार्मोन है। यौनारंभ से संबंधित एक हार्मोन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक जनन हार्मोन पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। और महिला में दो प्रकार के जनन हार्मोन पाए जाते हैं। महिला में दो प्रकार के जनन हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन है? तो होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा था कि यौनारंभ से संबंधित एक हार्मोन कौन से हैं? तो टेस्टोस्टेरोन, जो कि पुरुषों में पाए जाते हैं। और महिलाओं में दो प्रकार के जनन हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन? तो एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ बच्चों, थायरॉक्सिन के स्रावन में कौन तत्व आवश्यक है? थायरॉक्सिन के स्रावन में कौन तत्व आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 आयोडीन। थायरॉक्सिन के स्रावन में आयोडीन आवश्यक है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है, जो कि गले में फूल जाता है, जिसे कहा जाता है घेंघा। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ बच्चों, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रुधिर में मतलब रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों इंसुलिन। इंसुलिन नामक हार्मोन शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसे बोला जाता है मधुमेह रोग। कौन सा रोग? मधुमेह रोग, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं डायबिटीज। कौन सा रोग? तो डायबिटीज बोलते हैं। इसलिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग, जिसे हम लोग बोलते हैं डायबिटीज। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ बच्चों, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है? सिनेप्स। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है, ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पौधों में दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कहाँ पर? तो पौधों में। पौधों में दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। पहले वाले हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीन, ऑक्सीन, और एक होता है जिब्रेलिन। क्या होता है? तो होता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन है, जो कि पौधों में पाया जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ बच्चों, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए ये भी सही है, हृदय स्पंदन के लिए ये भी सही है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है, प्रतिवर्ती
क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो कि कंधे के पीछे वाले भाग में हल्के नीचे पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कंधे के नीचे वाले भाग में पाए जाते हैं मेरुरज्जु, जो कि प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ बच्चों, वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम है। वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, एड्रिनल। एड्रिनल वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम है। क्या है? तो एड्रिनल। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है, अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है, मतलब अनुमस्तिष्क के क्या कार्य हैं? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि मस्तिष्क 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क, जिसे हम लोग अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। जिसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है संतुलन को बनाए रखना, संतुलन को बनाए रखना। और क्वेश्चन में पूछा है अनुमस्तिष्क के क्या कार्य हैं? अनुमस्तिष्क को ही पश्चिम मस्तिष्क कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संतुलन को बनाए रखना। अगर आप लोगों से पूछ लेता कि स्मरण या फिर तर्क शक्ति का ज्ञान कौन करवाता है, कौन सा मस्तिष्क, तो इसका सही आंसर हो जाता बच्चों अग्र मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? तो अग्र मस्तिष्क के द्वारा स्मरण के लिए और तर्क शक्ति के लिए काम करता है। कौन सा मस्तिष्क? तो अग्र मस्तिष्क। इसे भी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ बच्चों, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 को बताने से पहले बच्चों, अभी तक आप लोगों ने मेरी जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि इसी तरह की और भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके और एक भी क्वेश्चन आप लोगों के मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ बच्चों, एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि नर हार्मोन कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक जनन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है जो कि जनन हार्मोन है। अगर आप लोगों से पूछता कि मादा हार्मोन का नाम क्या है, तो मादा में 2 जनन हार्मोन पाए जाते हैं। कितने? 2 जनन हार्मोन, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नर जनन हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन और मादा जनन हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ बच्चों, इंसुलिन की कमी के क्या कारण हैं? इंसुलिन की कमी, सबसे पहले जान लेते हैं इंसुलिन का कार्य क्या होता है। तो यह शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डायबिटीज। अगर आप लोगों से पूछता कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, किसकी कमी से? तो आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है घेंघा नामक रोग होता है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ बच्चों, निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं हैं? निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं हैं? सबसे पहले जान लेते हैं कि अनैच्छिक क्रिया क्या होता है। वैसी क्रियाएं जो अपने आप होती है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसे अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों और हमसे पूछ रहा है अनैच्छिक क्रियाएं नहीं हैं। पहला है उल्टी, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। दिल का धड़कन, ये भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। लार आना, ये भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। चबाना हम लोगों के नियंत्रण के अनुसार होता है, इसलिए चबाना एक प्रकार की ऐच्छिक क्रिया है, ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चबाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है, जनन की मूल घटना क्या है। ये क्वेश्चन बच्चों इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनन की मूल घटना क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए की प्रतिकृति बनना। डीएनए की नई नई प्रकृति बनना जनन की मूल घटना है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है, किसी समष्टि जिसे बोलते हैं जीव के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रतिक्रिया आवश्यक है। किसी समष्टि या जीव के अपनी अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रतिक्रिया आवश्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जनन क्रिया के द्वारा नए नए जीव का जन्म होता है और उनका अस्तित्व बनाए रखता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ बच्चों, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, डीएनए अणुओं में। डीएनए अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, इसलिए इस आंसर को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा एक कोशिकीय जीव है, इसमें अलैंगिक जनन की विधि का नाम बताना है होता है। सबसे पहले जान लेते हैं हाइड्रा की आकृति कैसी होती है। तो ये मैंने बनाया हाइड्रा। हाइड्रा में बल्ब जैसा उभार होता है। ये फिगर हाइड्रा का है। हाइड्रा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होती है, तो इसको एकदम ध्यान रखिएगा। हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और किस जीव में अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है, तो एक इष्ट नामक जीव है, उसमें भी मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछ लेता कि पुनर्जनन विधि के द्वारा किस जीव में जनन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाता प्लेनेरिया। प्लेनेरिया प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन पुनर्जनन विधि के द्वारा होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ बच्चों, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मुकुलन विधि के द्वारा किस जीव में अलैंगिक जनन होता है, तो सबसे पहले कहलाता है हाइड्रा। हाइड्रा और एक जीव होता है इष्ट। इन दोनों जीवों में मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ बच्चों, इष्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, मुकुलन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ बच्चों, एक कोशिकीय जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। एक कोशिकीय जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, बहुखंडन विधि के द्वारा। चलिए फिगर को जान लेते हैं कि प्लाज्मोडियम कैसा होता है। तो इस शेप में होता है प्लाज्मोडियम। ये रहा प्लाज्मोडियम का फिगर। अगर ये एक बार अगर टूट जाता है तो इनसे बहुत सारे जीव का जन्म होता है, इसलिए इसे कहा जाता है बहुखंडन। कौन सा विधि के द्वारा, बहुखंडन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 51 में। क्वेश्चन में 51 में लिखा हुआ बच्चों, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अमीबा की आकृति को देखा था। अमीबा की आकृति कैसी होती है, तो इसकी कोई आकृति नहीं होती है, टेढ़ा मेढ़ा फिगर बना दिए, ये कहलाता है अमीबा। अमीबा किस अंग के द्वारा भोजन का ग्रहण करता है, तो अमीबा जो है वो कूटपाद के द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करता है। और अमीबा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विखंडन। अमीबा में द्विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में 52 में। क्वेश्चन में 52 में लिखा हुआ बच्चों, ब्रायोफिलम किस भाग द्वारा जनन करती है। ब्रायोफिलम
किस भाग द्वारा जनन करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, पत्ती। पत्ती के द्वारा, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 53 को। क्वेश्चन में 53 में लिखा हुआ बच्चों, पुंकेसर में होता है। पुंकेसर में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परागकण। पुंकेसर में परागकण होता है। ये मैंने बनाया पुंकेसर। पुंकेसर में परागकण होता है। क्या होता है? परागकण। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 54 में। क्वेश्चन में 54 में लिखा हुआ बच्चों, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग कहलाता है बाह्य दलपुंज। क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज। ये रहा बाह्य दलपुंज, इसे बोला जाता है बाह्य दलपुंज। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 55 की ओर। क्वेश्चन में 55 में लिखा हुआ है, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, परागकोश में परागकण होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन में 56 में लिखा हुआ बच्चों, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, पूर्ण विकसित अंडाशय बीजांड कहलाता है। बीजांड, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में 57 में। क्वेश्चन में 57 में लिखा हुआ बच्चों, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परागकण का एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, संलयन। यह संलयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 58 में। क्वेश्चन में 58 में लिखा हुआ बच्चों, उड़हुल किस प्रकार की पुष्प है? उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? ये क्वेश्चन बच्चों इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, द्विलिंगी। उड़हुल द्विलिंगी पुष्प है। और हम लोग जान लेते हैं कि द्विलिंगी किसे कहते हैं। द्विलिंगी उसे कहते हैं जिसमें नर और मादा एक ही जीव में होते हैं, उसे द्विलिंगी कहा जाता है। नर और मादा एक ही जीव में होते हैं, उसे द्विलिंगी कहा जाता है। एक लिंगी किसे कहते हैं? जिसमें नर और मादा अलग अलग जीव में पाए जाते हैं, उसे एकलिंगी कहा जाता है। इसलिए उड़हुल द्विलिंगी पुष्प है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में 59 में। क्वेश्चन में 59 में लिखा हुआ बच्चों, निम्न में कौन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ अंडाशय, ये मानव मादा जनन तंत्र का भाग है। फिर लिखा हुआ है शुक्रवाहिनी, ये मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये नर जनन तंत्र का भाग है। नर जनन तंत्र का भाग है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिनी। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 60 की ओर। क्वेश्चन में 60 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नांकित में कौन पादप का मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? पादप मतलब पौधे में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, पुंकेसर। ये नर जनन अंग का भाग है। क्या है? तो ये नर जनन अंग का भाग है। किसमें? तो पौधों में नर जनन अंग का भाग क्या है? पुंकेसर। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह बच्चों अभी तक हम लोगों ने टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये सारे क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बगल में घंटे वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि इसी तरह की और भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ बच्चों, भ्रूण को मां के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है? भ्रूण को मां के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, प्लेसेंटा, जिसे हिंदी में अपरा कहा जाता है। अपरा,
वह नली जिसका संबंध भ्रूण की नाभि तथा माता के गर्भाशय से होता है उस नली को कहा जाता है प्लेसेंटा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नांकित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? मादा जनन तंत्र का भाग है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 गर्भाशय। गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, इसलिए इस आंसर को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा हुआ बच्चों, गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डिंब वाहिनी। गर्भाशय के डिंब वाहिनी में निषेचन होता है। इस आंसर को ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ बच्चों, जनन संचरित रोग है। जनन संचरित रोग उसे कहा जाता है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है सिफिलिस, ये भी जनन संचरित रोग है। दूसरा ऑप्शन में है एड्स, ये भी जनन संचरित रोग है। तीसरा ऑप्शन में है गोनोरिया, ये भी जनन तंत्र रोग है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। इसलिए इस आंसर को ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। क्वेश्चन में 65 में लिखा हुआ बच्चों, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों फैलोपियन नली में। कहाँ पर? तो फैलोपियन नली में मानव मादा में निषेचन होता है। इसलिए इस आंसर को भी ध्यान में रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बच्चों इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा हुआ बच्चों, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होते हैं तो उसे निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन। इसलिए इस आंसर को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नांकित में कौन एकलिंगी पौधा है? निम्नांकित में कौन एकलिंगी पौधा है? सबसे पहले जान लेते हैं एकलिंगी किसे कहा जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है जिसमें नर और मादा अलग अलग जीव में पाए जाते हैं उसे एकलिंगी कहा जाता है, और इसका उदाहरण हो जाएगा पपीता। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पपीता, जो कि एकलिंगी पौधा है। इस तरह बच्चों अभी तक हम लोगों ने 68 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने मेरे जंगल जी के क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब के बगल में घंटे वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि इसी तरह की और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल जंगल जी के क्लासेस को ज्वाइन करके वहां से ज़रूर प्राप्त करें, जिससे कि इस सारे क्वेश्चनों का रिवीजन आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा हुआ बच्चों, एड्स रोग किसका कारक होता है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 विषाणु वायरस। वायरस वो एड्स रोग का कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 70 में। क्वेश्चन में 70 में लिखा हुआ बच्चों, गोनोरिया तथा सिफिलिस रोग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जीवाणु, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बैक्टीरिया। इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में 71 में। क्वेश्चन में 71 में लिखा हुआ बच्चों, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों वृषण, ऑप्शन नंबर 3 शुक्राणु वृषण में उत्पन्न होता है। इसलिए इस आंसर को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में 72 में। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? यह चित्र हम लोग पास दिया गया है बच्चों, और यह किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? अगर ये एक बार अगर टूटेगा तो इनसे बहुत सारे जीव का जन्म होगा, इसलिए यह बहुखंडन को दर्शाता है। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 73 में। क्वेश्चन में 73 में लिखा हुआ बच्चों, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है?
यह चित्र हम लोगों के पास दिया गया है और यह किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो यह प्लेनेरिया का फिगर है। किसका फिगर है? तो यह प्लेनेरिया का फिगर है। प्लेनेरिया का फिगर है और प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन के द्वारा जनन क्रिया होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पुनरुद्भवन। इसलिए इस आंसर को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। क्वेश्चन में 74 में लिखा हुआ बच्चों, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, मेंडल ने। कौन? मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 75 में। क्वेश्चन में 75 में लिखा हुआ बच्चों, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, डार्विन को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, इसलिए इस आंसर को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 76 में। क्वेश्चन में 76 में लिखा हुआ बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। मनुष्य में कितने जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, 23 जोड़ी। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। अगर आप लोगों से संख्या में पूछे तो ये 46 हो जाएंगे। कितने? 46। इसी तरह बच्चों, अगर आप लोगों से पूछा गया कि मनुष्य में कितने जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, कौन से? तो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 1 जोड़े। कितने जोड़े? तो 1 जोड़े। वो कौन कौन होंगे? तो पुरुषों में होता है XY और महिला में होता है XX, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि मनुष्य में कितने जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये हो जाएंगे 1 जोड़े। कौन कौन? तो नर में होता है XY और मादा में होता है XX। ये रहा 1 जोड़े। संख्या में पूछेगा तो 2। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस आंसर को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन में 77 में। क्वेश्चन में 77 में लिखा हुआ बच्चों, ऊर्जा का SI मात्रक है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 78 में। क्वेश्चन में 78 में लिखा हुआ बच्चों, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सबसे पहले जान लेते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहा जाता है। वैसी ऊर्जा जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, वह कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। क्वेश्चन में पूछा था नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा ये नहीं होगा। सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है जो कि कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। क्वेश्चन में 79 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 80 की ओर। क्वेश्चन में 80 में लिखा हुआ है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जैव गैस। जैव गैस नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, जिसे हम लोग कहते हैं बायोगैस। क्या कहते हैं? बायोगैस। इसे बायोगैस भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CH4। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 81 में। क्वेश्चन में 81 में लिखा हुआ बच्चों, भारत में बायोगैस किस नाम से जाना जाता है? भारत में बायोगैस किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, गोबर गैस। बायोगैस को गोबर गैस के नाम पे भी जाना जाता है, इसलिए इस आंसर को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 82 में। क्वेश्चन में 82 में लिखा हुआ है, सौर प्लेट में किसका उपयोग होता है? सौर प्लेट में किसका उपयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, सिलिकॉन। सौर प्लेट में सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस आंसर को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 83 में। क्वेश्चन में 83 में लिखा हुआ बच्चों, सौर स्थिरांक का मान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। इस आंसर को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 84 में। क्वेश्चन नंबर 84 में लिखा हुआ बच्चों, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है?
जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा, नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। इसलिए इस आंसर को बच्चों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। क्वेश्चन नंबर 85 में लिखा हुआ बच्चों, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, सौर ऊर्जा। सौर कुकर में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। क्वेश्चन नंबर 86 में लिखा हुआ बच्चों, पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? हम लोगों ने पढ़ा है कि पवनों की गति के कारण प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है, पवनों की गति के कारण। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गतिज ऊर्जा। पवन में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। क्वेश्चन नंबर 87 में लिखा हुआ बच्चों, बायोगैस का प्रमुख घटक है। बायोगैस जिसे हम लोग बोलते हैं गोबर गैस, उसका प्रमुख घटक क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, CH4, जिसे हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है मीथेन। मीथेन बायोगैस का प्रमुख घटक है, जिसका सूत्र होता है CH4। इसलिए इस आंसर को भी बच्चों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। क्वेश्चन नंबर 88 में लिखा हुआ बच्चों, पवन विद्युत जनित्र में पवन की गति चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की गति कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पवन चक्की चलाने के लिए हवा की गति होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी क्वेश्चन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस आंसर को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। क्वेश्चन नंबर 89 में लिखा हुआ बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है? तो ये यूरेनियम हो जाएगा। क्या आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा हुआ बच्चों, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा होती है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, न्यूट्रॉन। किसके द्वारा? न्यूट्रॉन। यह कहाँ पाया जाता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने किया है। कौन किया है? तो ये जेम्स चैडविक ने किए हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। क्वेश्चन नंबर 91 में लिखा हुआ बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। क्वेश्चन नंबर 92 में लिखा हुआ बच्चों, टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध किस नदी पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, गंगा नदी पर। टिहरी बांध गंगा नदी पर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। क्वेश्चन नंबर 93 में लिखा हुआ बच्चों, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, मेधा पाटेकर ने। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर ने किया है। इसलिए इस आंसर को भी बच्चों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में। क्वेश्चन नंबर 94 में लिखा हुआ बच्चों, निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा कुआं। कुआं एक भूमिगत जल का उदाहरण है। क्या है? तो कुआं। कुआं एक भूमिगत जल का उदाहरण है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कुआं। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। क्वेश्चन नंबर 95 में लिखा हुआ बच्चों, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था?
चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, 1970 में, जिसका संबंध वृक्षों की कटाई रोकना है। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1970। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। क्वेश्चन नंबर 96 में लिखा हुआ बच्चों, विश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे? कौन लोग? तो विश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, खिजड़ी वृक्ष। कौन से वृक्ष? तो खिजड़ी वृक्ष। ये वृक्ष बच्चों झाड़ी टाइप में दिखते हैं, जिसे कहा जाता है खिजड़ी वृक्ष। ठीक है, इसलिए इस आंसर को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। क्वेश्चन नंबर 97 में लिखा हुआ बच्चों, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, जीव संरक्षण हेतु। किस लिए? तो ये जीव संरक्षण हेतु दिए जाते हैं, इसलिए इस आंसर को भी ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बच्चों इस बार के लिए आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। क्वेश्चन नंबर 98 में लिखा हुआ बच्चों, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या हैं? जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, 1। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। क्वेश्चन नंबर 99 में लिखा हुआ बच्चों, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी? कब की गई थी? 1970 ईस्वी में की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा वनारक्षण रोकना, वन नाशन रोकना। क्या? तो वन नाशन रोकना मतलब पेड़ों की कटाई को रोकना। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए इस आंसर को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 में लिखा हुआ बच्चों, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन किया गया था। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता कि कब किया गया है, तो ये 1970 में किया गया है। किस लिए किया गया है? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था वृक्षों की कटाई को रोकना। क्या रोकना? तो वृक्षों की कटाई को रोकना। ये तीनों आंसर को बच्चों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में। क्वेश्चन नंबर 101 में लिखा हुआ बच्चों, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, झारखंड। बेतला झारखंड राज्य में स्थित है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता कि झारखंड के किस जिले में है, तो झारखंड के पलामू जिला में स्थित है। कहाँ पर? तो पलामू जिले में स्थित है, इसलिए इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में। 102 में लिखा हुआ बच्चों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, सॉरी बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कावेरी नदी पर। सरदार सरोवर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, इसलिए इस आंसर को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में। क्वेश्चन नंबर 103 में लिखा हुआ बच्चों, ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन है? सबसे पहले जान लेते हैं कि ओजोन परत किसे कहा जाता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण को ओजोन परत क्या करती है? सोख लेती है और हम लोगों तक केवल किरण आने देती है। क्या आने देती है? किरण आने देती है। अगर डायरेक्ट हम लोगों तक सूर्य का प्रकाश अगर आएगी, तो उसमें बहुत सारे हानिकारक विकिरण होते हैं, जिससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, पेड़ पौधों की पत्ती सूख जाएंगे, ये सब बीमारी होने लगेंगे। इसलिए ओजोन परत हम लोगों के रक्षा का एक तरह का छतरी है। हम लोग पृथ्वी पर बहुत सारे हानिकारक गैस जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत को छेद करते जा रहे हैं, जिससे कारण बहुत सारे बीमारी हो रही है। और क्वेश्चन में पूछा था ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको ध्यान में रखिएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत हानि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में। क्वेश्चन नंबर 104 में लिखा हुआ बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, इसलिए इस आंसर को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में लिखा हुआ बच्चों, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? सबसे पहले जान लेते हैं कि आहार श्रृंखला क्या होता है। आहार श्रृंखला वैसी श्रृंखला को कहा जाता है जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, घास, बकरी, मानव। सबसे पहले होता है घास, जिसे प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है। उसके बाद घास को खाते हैं बकरी, जो द्वितीयक उत्पाद है। बकरी को खाते हैं मानव, जो कि सर्वाधिक उत्पादक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा घास, बकरी, मानव। इसलिए इस आंसर को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में। क्वेश्चन नंबर 106 में लिखा हुआ बच्चों, किस जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? किस जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, माता पिता दोनों के डीएनए से। माता पिता के दोनों के डीएनए से, इसलिए इस आंसर को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में। क्वेश्चन नंबर 107 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नांकित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों मिट्टी के डिस्पोजल का। किसका? तो मिट्टी के डिस्पोजल का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सर्वाधिक लाभदायक है, इसलिए इस आंसर को भी ध्यान में रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 में। क्वेश्चन नंबर 108 में लिखा हुआ बच्चों, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, कहाँ? तो योनि में, इसलिए इस आंसर को भी ध्यान रखिएगा। इस तरह बच्चों हम लोगों ने बायोलॉजी के 108 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने मेरे जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब के बगल में घंटे वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि इसी तरह की और भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।